अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स और सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। जिसने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि एनसीईआरटी बुक में चैप्टर के लास्ट में दी गई है। आज हम उस सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज हियर। द क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेंपरेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें कुछ टेंपरेचर्स दिए हुए हैं केल्विन में, उन्हें हमें सेल्सियस में चेंज करना है। टेंपरेचर्स के कुछ रिलेशंस होते हैं आपस में, उन रिलेशंस को लिख लेती हूं मैं इधर। फिर ये 2-3 क्वेश्चन जो भी क्लियर हो जाएंगे और आगे के भी जो भी टेंपरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो केल्विन का रिलेशन होता है जब कोई टेंपरेचर केल्विन में दिया हुआ है और उसे हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, मतलब केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, 273 प्लस कर देते हैं डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में केल्विन का टेम्परेचर लाने के लिए। मतलब सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन के टेम्परेचर में चेंज करने के लिए हम उसमें 273 ऐड अप कर देते हैं। और जब हमें डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर निकालना होता है, इसी 273 में से केल्विन का टेम्परेचर माइनस कर देते हैं। और एक रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में F इक्वल्स टू, where F stands for Fahrenheit, F is equals to 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये बात हमेशा ध्यान रखना, सेल्सियस का C कभी सिंगल नहीं लिखा जाता, वो डिग्री के संग है और इसको प्रोनाउंस भी डिग्री सेल्सियस करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम चाहे तो डिग्री सेल्सियस में केल्विन भी लिख सकते हैं, अगर हमें टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से केल्विन में करना है या केल्विन से फ़ारेनहाइट में करना है, क्योंकि सेल्सियस से केल्विन का रिलेशन तो हमारे पास है। ये रिलेशन समझ में आ गए। अब इन्हीं की रिलेशन के बेसिस पे हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें केल्विन के टेम्परेचर दिया हुआ है, सेल्सियस में चेंज करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है हमारा 293 केल्विन। इसको हमें सेल्सियस में चेंज करना है, मतलब कौन सा रिलेशन यूज होगा, ये वाला। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। केल्विन है नहीं, तो केल्विन का टेम्परेचर कहाँ लिखना था हमें, यहाँ पे, सॉरी, हाँ, 273 माइनस 293 केल्विन डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा, माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आपका सेल्सियस का टेम्परेचर। ऐसे ही हम सेकंड को भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो अगर इसको इधर रखोगे, केल्विन में से 273 माइनस करोगे तो ये रिलेशन इस तरह हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव होगा। तो डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना समझ आ गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में क्या है, हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है और केल्विन में चेंज करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें केल्विन में चेंज करना है। कैसे, क्या रिलेशन यूज होगा, ये वाला, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है दैट इज 25, 3 और 5 8, 7 और 2 9, 295 केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं आती। अंडरस्टूड, क्लियर हो गए। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट है नैप्थलीन पोल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। जो नैप्थलीन पोल्स होती हैं वो टाइम के अनुसार डिसअपीयर मतलब गायब हो जाती हैं बिना कोई रेसिड्यू, बिना कोई सॉलिड छोड़े। रेसिड्यू मतलब बचा हुआ मटेरियल, बिना कोई सॉलिड छोड़े। नैप्थलीन पोल्स गोल्स होती हैं और सॉलिड फॉर्म में होती है, जिनको हमारी मम्मा या घर की जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बेड के अंदर जो हम कपड़े डालते हैं उनके बीच में डाल के रखते हैं, जिससे कपड़ों में स्मेल ना हो या कोई किसी तरह का कीड़ा ना लगे। तो नैप्थलीन पोल्स जो हमारी मम्मा वगैरह डालती है, हम कुछ समय बाद जब बेड ओपन करते हैं हमें धीरे 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 उसका साइज स्मॉल होता हुआ नजर आता है।
और कुछ टाइम बाद वो टोटली डिसअपियर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, हमें इसका रीजन देना है। इसमें ट्रू या फॉल्स नहीं कि स्टेटमेंट सही है, गलत स्टेटमेंट सही है, बट ऐसा क्यों होता है इसका हमें रीजन देना है। देखिए नैप्थलीन बॉल जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन वो धीरे 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 गैसियस फॉर्म में चेंज होकर वेपर्स बन के उड़ जाती है, इसलिए वो डिसअपियर हो जाती है और लास्ट में कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ती। हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था सब्लिमेशन, इसका सिंपल वर्ड में एक आंसर है इट्स ऑल हैपेंड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इसका वन वर्ड आंसर है, टू वर्ड आंसर है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता था, सॉलिड फॉर्म डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज होती थी विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यहाँ पे भी सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज होगी, मतलब नैप्थलीन बॉल्स जो सॉलिड फॉर्म में है वो धीरे धीरे डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज होकर गायब हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इसका सिंपल वर्ड में आंसर, क्योंकि केमिस्ट्री ने नहीं कहा कि हमें पैराग्राफ में आंसर चाहिए, केमिस्ट्री इन शॉर्ट लैंग्वेज में आंसर मांगती है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें परफ्यूम की जो स्मेल है काफी दूर तक भी आती है, ऐसा क्यों, कोई बहुत दूर तो नहीं, मतलब हम लोग एक कमरे में बैठे हैं, एक हॉल में बैठे हैं, लेकिन उसी हॉल में कोई ऐसा बंदा जिसने परफ्यूम लगा रखा है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे ऑल ओवर हॉल में आएगी, लेकिन ऐसा क्यों होता है। इसका बेसिक पता है पीछे के, अगर आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर रहे हो तो एनसीईआरटी से चुटकियों में ये टिप्सों में सॉल्व कर लोगे। देखिए ऐसा क्यों होता है, हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस। क्या डिफरेंस था, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड अप होते हैं, इसलिए उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी होती है। लिक्विड की थोड़ी कम होती है और गैस की सबसे ज्यादा कम होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। तो जो परफ्यूम है वो क्या है, गैसियस फॉर्म में। अब उसके जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आपस में कोलाइड भी नहीं हो रहे, ना ही अट्रैक्शन की इनकी पावर होती है। इनकी पावर क्या होती है, रैंडमली मूव करना है, इनके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, इसलिए जो परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो हमें अच्छी दूर तक भी आ गई होती है। ओके, समझ में आ गया। अब हम इसका करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हमें 3 पार्टिकल्स दिए हुए हैं, 3 सब्सटेंस दिए हुए हैं, दैट इज वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। इनको हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा था थर्ड क्वेश्चन में ही कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी मैक्सिमम होती है, सॉलिड स्टेट की, और उससे मिनिमम लिक्विड की, और सबसे मिनिमम गैसेस की। ऐसा क्यों होता है ये नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो टाइटली बाउंड अप होते हैं, लिक्विड के थोड़े से लूज होते हैं, और जो गैसियस स्टेट होती है उसके बिल्कुल रैंडमली मूव कर रहे हो तो उनका कोई बाउंड अप होता ही नहीं, कोई बाउंड अप होता ही नहीं। तो इसमें से वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, हमें पता है जो वाटर है वो लिक्विड है, हम अच्छे से जानते हैं वाटर क्या है, लिक्विड, शुगर क्या है, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है, गैस। अब इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, तो सॉलिड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो शुगर क्या आएगा इधर, उससे कम किसकी होती है, लिक्विड की, तो इधर क्या आएगा, वाटर, और सबसे कम किसकी होती है, ऑक्सीजन की। क्लियर हो गया बेटा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया होता तो ये उल्टा हो जाता, ऑर्डर में बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं, तो ध्यान रखना। What is the physical state of water at this one temperature here? हमें 3 तरह के टेम्परेचर दिए हुए हैं, इसमें वाटर की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी। फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकली हम किसी चीज को देख के जब डिटरमाइन कर दें, जस्टिफाई कर दें कि ये है या फिर ये है, वो जाती है उसकी फिजिकल स्टेट। हमने पानी को देखा, ये किसी स्टेट पे है, बॉयल होने वाला है, ये ठंडा होने वाला है, वो होगी उसकी फिजिकल स्टेट। अब 3 टेम्परेचर दिए, 25 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर होता है वो किस स्टेट में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर होता है वो किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि वो फ्रीज होता है, आइस की फॉर्म में होता है। तो ठीक है, क्लियर हो गया।
लेकिन जब वो 20 और 0 डिग्री से और 100 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होता है या इवन 100 भी, उसमें वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वो उस समय वाटर 0 डिग्री से मेल्ट होते 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 तो बॉइलिंग कंडीशन पे आता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन होता लिक्विड फॉर्म में। समझ आ गया? फिजिकल स्टेट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगी? सॉलिड फॉर्म में, और उससे आगे जो भी टेम्परेचर्स आएंगे वो लिक्विड फॉर्म में। अब 6 क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। अब हमें 2 रीजन देने हैं। फर्स्ट, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। जो वाटर होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है, और वो फ्लो कर सकता है। इसलिए जो वाटर होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। लिक्विड की क्या होते हैं प्रॉपर्टीज? कि उसके वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहेगा लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं रहेगी। वो कंटेनर में गया तो उसने कंटेनर की शेप ले ली, वो किसी जार में गया उसने जार की शेप ले ली, ग्लास में गया उसने ग्लास की शेप ले ली, तो उसकी शेप फिक्स नहीं है, बट वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड। और उसकी क्या एबिलिटी होती है कि वो फ्लो कर सकता है, बह सकता है। तो इसलिए जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। इसके 2 रीजन है। सेकेंड है, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन अलमीरा है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, ऐसा क्यों? इसका क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। शेप क्या होती है? फिक्स्ड होती है। और वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लेकिन इसकी फ्लूइडिटी की पावर नहीं होती क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड की शेप क्या होती है? फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लेकिन क्या वो फ्लो कर सकता है? नहीं। तो इसके ये 2 रीजन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो आइस है वो 273 केल्विन पे ज्यादा इफेक्टिव क्यों होती है कूलिंग के वक्त, ठंडे होते वक्त, देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? देखिए, अगर जो आइस है वो जो बर्फ है वो जब वो 273 केल्विन पे है, जब उसे हम थोड़ा सा टेम्परेचर और देंगे तो वो मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, वो जल्दी से ठंडापन, जल्दी से कोल्डनेस शो करेगी एज कंपेयर टू वाटर जो कि रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं उसी टेम्परेचर पे है जब वो कूलिंग इफेक्ट शो करे। इसलिए आइस उसके कंपैरेटिवली में ज्यादा इफेक्टिव रहेगी क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 273 केल्विन है। समझ आ रहा है आपको सारे क्वेश्चन? अगर आपको कोई भी डाउट बीच में रह रहे हो तो आप उसे समझ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डाउट एज अ डाउट। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? सेवर बर्न्स ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? स्टीम करता है। स्टीम मतलब जब पानी भाप की कंडीशन में, वेपराइजेशन की कंडीशन में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टीम में जो उसकी हीट एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने पढ़ा था ना पिछले टॉपिक्स में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which is required for 1 kilogram for changing 1 kilogram of liquid to vapor. ठीक है? at its boiling point। समझ आ गया ना? तो किस लिए चाहिए थी? स्टीम की। अब 9th में हमें एक फ्लो चार्ट सा दे रखा है, हमें उसको कैरेक्टराइज करके बताना है कि कौन सी टर्म कौन सा प्रोसेस शो कर रही है। मैं इसको ड्रॉप कर देती हूँ यहाँ पे आपके लिए। देखिए डायग्राम हमें बन चुका है। इस डायग्राम फिगर के बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जो ए बी सी डी और ई और एफ जो है इनको नेम देम करना है। नेम देम ए बी, ये कौन सा प्रोसेस शो कर रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। सो लुक एट दिस केयरफुली, क्योंकि इसी पे हम सारे प्रोसेस सीख भी लेंगे कि हाँ हमने ये प्रोसेस पीछे पढ़ा।
तो क्या होता है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूज होना, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूजन। समझा गया? पता है ना फ्यूजन क्या होता है, पहले अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं बी पे, दिस इज बी हियर। जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो क्या होता है वेपराइजेशन। हमने पढ़ा था कि जब वाटर बॉईल अप होता है धीरे धीरे वो भाप की फॉर्म में चेंज होता है, जिसे हम कहते हैं वेपर्स। और वेपर्स किस में आते हैं, गैस में आते हैं। तो बी प्रोसेस हमारा क्या शो कर रहा है, बी हमारा क्या शो कर रहा है, वेपराइजेशन, जिसे हम लिक्विफेक्शन भी कहते हैं। अब आते हैं सी पे। सी इज दिस, जब गैस वापस लिक्विड में चेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। देखो जब लिक्विड से गैस में आया, मतलब लिक्विड जब वेपर्स की फॉर्म में चेंज हुआ, वो गैस बना, उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। लेकिन हम जब किसी पानी को उबाल रहे हैं, लेकिन हमने उसमें प्लेट ढक दिया, प्लेट ढक दी, लेकिन जब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं तो हम देखते हैं उस प्लेट में ड्रॉपलेट्स आए होते हैं वाटर्स के, छोटे छोटे, मतलब जो वेपर उड़ रहे थे वो उस प्लेट पे ही जाके बैठ गए। लेकिन जैसे ही हम गैस को टर्न ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं और उस प्लेट को ढका छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद जो प्लेट पे जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो वापस उसी पानी में गिर जाती है, उसी पानी में मिल जाती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कूलिंग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया क्या है ये? मतलब वेपर्स का वापस लिक्विड स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में आ जाना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, जो कि यहाँ पे हुआ है। अब डी है लिक्विड से सॉलिड बनना, वाटर का आइस बनना। क्या हो गया, वाटर का आइस बनना, क्या हो गया, फ्रीजिंग। समझा गया, फ्रीजर हो गया। अब है ई, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होना, मेन प्रोसेस ऑफ दिस चैप्टर। क्या है ये, सब्लिमेशन, जहां पे सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब क्या है, गैस से सॉलिड में चेंज होना। हमने इसलिए डेफिनेशंस को हमेशा ध्यान से पढ़ो, उसके लास्ट में क्या लिखा होता है, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा, इसका रिवर्स भी होता है। मतलब जरूरी नहीं कि जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होगा तभी वो सब्लिमेशन प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं। जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होगा तब भी वो सब्लिमेशन प्रोसेस ही होगा। तो एफ का भी क्या हुआ, सब्लिमेशन। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। हमने चैप्टर का पूरा रीबैक भी पढ़ लिया एक बार से। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।